बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर इजीली क्लियर हो गया होगा और आपने उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया होगा। लास्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था जिसके अंदर हमने दिस कीवर्ड के यूजेज को देखा था। उसमें हमने 2-3 किस्म के उसके यूजेस देखे थे कि किस तरीके से जो है दिस का कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एज अ रेफरेंस ले रहे होते हैं। तो आज हम उसकी मज़ीद डिटेल को ज़रा सा देख लेते हैं। जिसके कीवर्ड हमने स्टार्ट लिया था पॉइंट 1 से, जिसके अंदर ये कहा गया था दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, कि दिस को हम करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा थी कि दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली, ठीक है, कि करंट क्लास के मेथड को हम किस तरीके से कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है दिस के साथ पैरेंथेसिस लगा के इसको एज अ फंक्शन बना लिया जाता है। तो किस तरीके से हम इसको जो है यूज़ करते हैं टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से इन्वोक किया जाता है दिस के ज़रिए। कुछ एग्जांपल मैंने पॉइंट नंबर 3 से रिलेटेड आपसे डिस्कस कर दी थी और एक दो और एग्जांपल हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यही पॉइंट नंबर 3 से रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर देखें कि ये जो दिस हमने लिखा, ठीक है, इसको किस तरीके से हम जो है यूज़ करते हैं टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को ज़रा सा आप नोट करें कि ये क्लास है AAA के नाम से हमने क्लास बनाई, उस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। इस क्लास का जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो ये 0 पैरामीटर ले रहा है और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया AAA के नाम से, ये 1 पैरामीटर जो है वो पास कर रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है और ये 1 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है। अब एक क्लास, इस क्लास के अंदर दिस कीवर्ड 6 के नाम से जो क्लास हमने बनाई है, मेन क्लास इसको कहेंगे क्योंकि मेन मेथड इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस मेन मेथड के अंदर हमने AAA की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फौरन जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें पहली स्टेटमेंट क्या लिखी गई है। पहली स्टेटमेंट आपके पास दिस आ रही है, तो दिस के साथ पैरेंथेसिस लगाया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस के साथ जब हम पैरेंथेसिस लगाते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कौन सा हम कॉल करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हमने अगर कोई वैल्यू असाइन की है तो जो भी वैल्यू होगी, अगर 1 वैल्यू है तो 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर 2 है तो 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन ये चीज़ हमने नोट करनी है कि इसका ब्लॉक जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहली स्टेटमेंट के अंदर हमने ये दिस को लिखना होगा, जैसा कि हम लास्ट प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसको पहली लाइन के अंदर नहीं लिखते या पहली स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखते तो फिर हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आता है। तो यहाँ पर देखें कि जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 1 पैरामीटर वाला, तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो x को कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, x को वैल्यू असाइन हो रही है 5। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, तो x के अंदर जो वैल्यू 5 है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर कंट्रोल वापस वहाँ पे जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो ए, तो फिर हेलो ए जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो चलें इसको ज़रा सा रन करके देखते हैं। तो ये देखिए पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हेलो ए प्रिंट हुआ, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये पहली स्टेटमेंट ये देखिए दिस क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पॉइंट को समझ लिया होगा कि दिस किसके यूज होता है, टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आप लोगों को ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो मज़ीद क्लियर हो गया होगा।
इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इसके अंदर भी हमने क्या करना होगा। इसका रियल यूजेज बताया गया है कि किस तरीके से हम प्रोग्राम के ज़रिए प्रोग्रामिंग के अंदर जो है इसको रियली तौर पर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे ली गई है। यहाँ पर इसको ज़रा सा समझें। एक स्टूडेंट के नाम से एक क्लास है, ये स्टूडेंट के नाम से क्लास है, इसके डेटा मेंबर हैं 3, रोल नंबर 4 है, रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस। ठीक है, ये 4 आपके पास जो है डेटा मेंबर है। और मेंबर फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये एक कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर और एक सिंपल मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर आते हैं मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर जब आते हैं तो मेन मेथड के बाद इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्टर, जिसके पैरामीटर होंगे 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, ये 3 पैरामीटर वाला आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पर ये रोल नंबर को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, 101। नेम यहाँ पर है, नेम को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, अली। और स्ट्रिंग कोर्स है, कोर्स को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, BCS। तो 3 पैरामीटर जो हैं इनको असाइन हो जाएंगे। इसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पर देखें, क्योंकि आपके लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों जो हैं वो सेम नेम के साथ हैं, तो इसलिए हम दिस का कीवर्ड यूज करेंगे ताकि हम इनको डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, ये जो रोल नंबर होगा दिस वाला ये इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा और ये जो है ये लोकल वेरिएबल सिंपल ही होगा। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद हम एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल जब ये पहले वाला ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, पहला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो इसके अंदर 4 पैरामीटर्स जा रहे हैं, तो 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जैसे ये वाला है। ठीक है, 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आपके पास आया। ठीक है, 4 पैरामीटर आपके पास आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये है कि यहाँ पर ये देखिए रोल नंबर को कौन सी वैल्यू मिली, 102। नेम को कौन सी वैल्यू मिली, खान। स्ट्रिंग को कौन सी वैल्यू मिल रही है, सॉरी कोर्स को कौन सी वैल्यू मिल रही है, BCS। और ये फ्लोट फी है, तो फी को मिली है 6000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, रीयूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि दोबारा से जो है दिस के ज़रिए जो है हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को या इस कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल कर रहे हैं। और ये जो वैल्यूज इसके अंदर पास हुई हैं वही वैल्यूज जो हैं इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे ही हम इसको ये वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है, तो वो करंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये वाली ये जो है S2, दिस का क्या मतलब होता है, दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट या करंट रेफरेंस। तो अब यहाँ पर दोबारा से वैल्यूज आपने दिस को ही असाइन करनी है। ठीक है, दिस से क्या मुराद है कि S2 मतलब कि S2 का जो रोल नंबर है, ठीक है, उसको क्या चीज असाइन हो जाए, जो यहाँ पे पास हुई है। अब यहाँ पर देखें S2 को S2 के अंदर जो नेम है उसको कौन सी वैल्यू असाइन हो जाए, जो यहाँ पे पास हो के आ रही है। अब S2 के कोर्स को क्या चीज़ असाइन हो जाए, ये कोर्स जो यहाँ से जो आपने कॉल किया था। ठीक है, ये 3 तो यहाँ से ऐसा समझो कि रीयूजिंग हो रही है। ये देखिए रीयूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम दिस को यूज करते हुए कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर को आप मैन्युअली कॉल नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है।
लेकिन दिस के कीवर्ड को आप यूज करके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज असाइन कर दी। वैल्यूज को जब असाइन किया, ये 3 वैल्यूज तो यहाँ से इनिशियलाइज हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिस डॉट फी के ऊपर जब आए तो फी जो आपके पास यहाँ पे पास हो के आ रही थी 6000, वो आपको यहाँ से असाइन हो जाएगी। ये दिस यहाँ पर, दिस यहाँ पर, दिस यहाँ पर, दिस यहाँ पर, तो ये दिस क्या है, करंट क्लास इंस्टेंस है, करंट इंस्टेंस। तो करंट इंस्टेंस आपका क्या क्रिएट हुआ था, या करंट ऑब्जेक्ट आपका कौन सा क्रिएट हुआ था, वो था S2। ठीक है, तो S2 को इस तरीके से वैल्यूज जो है वो असाइन हो गई। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जी अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं लिखता दिस को, मैं बल्कि इस दूसरी स्टेटमेंट बना देता हूँ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले वाली बात है जो मैं दोबारा यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। चलें, इसके बाद क्या है, S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो S1 वाली वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो S2 वाली वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। चलें इसको ज़रा सा रन करके देखते हैं। ये देखें, S1 के ज़रिए क्या था, पहली वाली वैल्यूज, S2 के ज़रिए दूसरे वाली वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोबारा से आप लोगों को दिस का कीवर्ड जो है उसके ज़रिए आप करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, आई थिंक कि अब आप लोगों को ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये है कि दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इसको भी लाजमी तौर पर क्लियर करना है कि किस तरीके से जो है हम दिस को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप नॉर्मल वैल्यूज को पास करते हैं इस तरीके से आप दिस को भी पास करते हैं। तो दिस से क्या मुराद है, दिस से मुराद है आपका करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, करंट इंस्टेंस जो आपका क्रिएट हुआ है वही आपका दिस है। तो जब आप दिस को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो इट मीन्स कि आप करंट जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको पास कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब इसको जरा सा प्रोग्राम्स के जरिए से समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, दिस टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जरा सा ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रोग्राम है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये देखें, दिस कीवर्ड ये एक एग्जांपल है आपके पास। इसके अंदर आप ये क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर 2 डाटा मेंबर्स आपके पास आ गए। 2 डाटा मेंबर्स आपके पास, एक है ID के नाम से और एक है ID2 के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो इसके अंदर एक मेथड है M के नाम से, और इसके अंदर जो पैरामीटर ये ले रहा है वो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर ले रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो पैरामीटर बन के आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास एक N के नाम से एक दूसरा मेथड है, इसके अंदर भी कुछ वर्किंग हो रही है, फिर मैं आपको बाद में साथ साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आते हैं मेन मेथड के अंदर। तो मेन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, इसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये देखें, ये A1 के नाम से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, A1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया आपने, और A1 ऑब्जेक्ट किसका है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस कीवर्ड 8, इसके अंदर 2 डाटा मेंबर है ID और ID2। तो ये देखें, ID को वैल्यू मिल रही है 10 और ID2 को वैल्यू मिल रही है 110। ठीक है, 10 और 110, ये चीज़ आपने ज़रा नोट करनी है। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ID को मिल रही है 10, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ID होगा उसको वैल्यू मिल रही है 10, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ID2 होगा उसको वैल्यू मिल रही है 110। ठीक है,
अब इसी ऑब्जेक्ट के जरिए हमने n के मेथड को कॉल करना है। a1.n a1 के जरिए हमने n के मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखें system.out.println। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट ये चीज़। अब मुझे बताएं ज़रा क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे जब आएगा कंट्रोल n को कॉल करेगा तो n को कॉल करने के बाद यहाँ पर n मेथड इज इन्वोक्ड प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद id जो a के अंदर id थी वो प्रिंट हो जाएगी और a के अंदर जो id2 है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको कॉल नहीं कर रहे, बस बेसिक इसको आप समझें। इसका आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा दूं, फिर मैं आप लोगों से आगे डिस्कस कराता हूं। ये देखें n मेथड, ये चीज़ इसका आउटपुट देखें। ये देखें n मेथड इज इन्वोक्ड, ये n मेथड इज इन्वोक्ड। यहाँ पर क्या लिखा, system.out.println id, तो id के अंदर कौन सी वैल्यू थी, ये 10 था। ठीक है, तो 10 प्रिंट हो गई, ये देखें 10 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद system.out.println id2, तो id2 के अंदर कौन सी वैल्यू थी, 110, तो 110 आपके पास प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, m के अंदर दिस एज एन पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है, एज एन पैरामीटर पास हो रहा है, तो इससे क्या मुराद होगा कि मैं इसको क्या करूँगा, एज एन ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ। तो जो रिसीवर होगा, ये जो m मेथड है आपके पास, ये रिसीवर है, तो इसके अंदर पैरामीटर्स भी मैंने एज एन ऑब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये दिस कीवर्ड 8 क्लास का नाम है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब जो भी चीज़ आपकी भी m इसके अंदर होगी, a1 के अंदर होगी। ठीक है, क्योंकि करंट क्लास या ये दिस से क्या मुराद है, दिस से मुराद है करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या था, a1 था। तो इट मीन्स कि a1 पास हो रहा है, a1 की जो भी वैल्यू होगी वो इस obj को मिल जाएगी। ठीक है, obj को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, system.out.println m मेथड इज इन्वोक्ड, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है system.out.println obj.id। अब यहाँ पे जरा सा नोट करें कि obj.id के अंदर क्या प्रिंट होगा जी, ये वाला 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ होगी वो इस obj को मिल जाएगी। मतलब कि a1 के अंदर जो चीज़ भी थी वो सारी की सारी obj को असाइन हो गई। id के अंदर जो वैल्यू थी वो obj.id के ज़रिए प्रिंट हो जाएगी और id2 के अंदर जो वैल्यू थी वो obj.id2 के ज़रिए प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब ज़रा सा इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं, इसको रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रन करें ज़रा। तो ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ। ठीक है, m मेथड इज इन्वोक्ड, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे आया और यहाँ से क्या किया, m दिस ये वाली चीज़ पे जब आया तो ये वाला मेथड कॉल हो गया। ये वाला जब मेथड कॉल हुआ तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट सेंड किया जा रहा है। वही ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू थी, देखें 10 एंड 110 प्रिंट हो गया और उसके बाद n मेथड इज इन्वोक्ड और 10 एंड 110 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों के अंदर सेम वैल्यूज ही प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर a के अंदर जो वैल्यू थी a1 के अंदर वो obj के अंदर ऐसे समझो कि ट्रांसफर हो गई। इस तरीके से हमने दिस को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया। ठीक हो गया।
अब देखें कि मैं यहाँ पर आके OBJ की ID2 को वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब क्या आउटपुट आएगा, आप जरा सा नोट करें कि obj.id के अंदर तो वही पुरानी वैल्यू रहेगी 10, लेकिन obj.id2 के अंदर क्या हो जाएगा, ये 20 असाइन हो गया। अब इसको तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको जरा सा देखें, इसको रन करें सेव करने के बाद, तो ये देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब n के अंदर भी, ठीक है, अब n के अंदर भी आप लोगों ने यहाँ पर ज़रा सा नोट करें तो n के अंदर भी ID और ID2 को जो वैल्यूज़ हैं वो OBJ वाली जो है वो असाइन हो रही हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न जो है वो यही दिस वाला रीज़न ही है। ठीक है, चलें इससे रिलेटेड जो है वो मैं अभी आप लोगों को आगे थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ये चीज़। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सा देखें कि अब इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये रन करके देखें तो अब भी इसके अंदर क्या आ रहा है 10 110 10 एंड 1 10। ठीक है, अब जब इसको चेंज करता हूँ, ये देखें ये वाली वैल्यू मैं इसको असाइन कर देता हूँ, तो अब क्या आउटपुट आएगा ये ज़रा सा चेक कर लें। ये देखें यहाँ पर 10 और 20 आया, यहाँ पर 10 और 20 आया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये 10 और 20 क्यों आ रहा है? यहाँ पर हमने दिस जो लगाया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये कंट्रोल आया था तो यहाँ पर A1 की वैल्यूज़ जो हैं वो पास हो रही थी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, और ये अब करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? करंट ऑब्जेक्ट OBJ बन गया है। अब A1 जो है वो करंट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, बल्कि जो करंट ऑब्जेक्ट है वो OBJ है। तो इसलिए यहाँ पर OBJ के अंदर जो वैल्यू होगी ID की वो प्रिंट हो जाएगी। दिस से क्या मुराद होता है? दिस से मुराद होता है करंट। ठीक है, तो करंट आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगी दिस से, और यहाँ पर क्या है ID की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और this.id2 के साथ ये जो OBJ की जो ID2 के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ भी यहाँ से मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूँ कि यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ये चीज़। तो अब मुझे बताएं कि अब इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट आएगा कि A1.id A1.id2 10 और 10 110। यहाँ पे जब कंट्रोल आया तो n मेथड इज इन्वोक्ड, ये प्रिंट हो जाएगा। this.id 10 प्रिंट हो जाएगा, this.id2 110 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दिस जो है यही A1 ये पास हो रहा है। ठीक है, ये जब पास होगा तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जब कंट्रोल आएगा तो फिर क्या होगा, ये OBJ जो है ये अब क्रिएट हो गया, ऐसे समझो। अब जो है एक्टिव जो आपका ऑब्जेक्ट है वो OBJ होगा। ये चीज़ ज़रा नोट करें, जो एक्टिव OBJ या जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा उसी की वैल्यूज़ ही प्रिंट होंगी। तो यहाँ पर देखें एक्टिव क्या था, एक्टिव जो है आपके पास OBJ है,
तो obj_id2 क्या है 10 है, और obj.id से क्या हुआ, obj.id के अंदर क्या था वही 10 आपके पास हो के आया, और obj.id2 के अंदर क्या बन गया 20 है। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 10 and 20। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट हुआ था 10 and 110 और यहाँ पर प्रिंट हुआ 10 and 20। अब इसको ज़रा सा रन करके देखें तो आपको इसका डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये देखें पहले क्या आया था, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, शायद अभी आपको आउटपुट नज़र आए। ये देखें इस जगह पर कंट्रोल जब आया पहले तो n मेथड इज इन्वोक्ड, this.id ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद this ये जो है कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है m मेथड इज इन्वोक्ड, ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। obj.id2 के अंदर हमने वैल्यू को चेंज कर दिया, 20 बना। obj.id तो वही 10 थी जो इसकी थी, वो प्रिंट हो जाएगी। obj.id2 के अंदर हमारे पास 20 है अब, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये देखें आपको 20 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि अब अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट ज़रा सा देखने वाला आउटपुट होगा। ठीक है, ये देखें अब इसका जो n पहले n का था 10 and 110, फिर m के अंदर गया तो 10 and 20 बन गया, और फिर यहाँ पर आया तो फिर क्या बना 10 and 20। तो 10 and 20 क्यों आ रहा है यहाँ पर ये id और id2, क्योंकि अब जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो obj है। तो obj के अंदर जो id की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी, obj के अंदर जो id2 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो ये चीज़ आप ज़रा सा नोट कर लें। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर दिस को ना, ये दिस है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे बताएं कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब भी आपके पास सेम ही आउटपुट आएगा जो कि पहले आ रहा था 10 and 20। ये क्यों आया ये देखें ज़रा, यहाँ पर this.id, यहाँ पर this.id2, यहाँ पर तो आता है 10 and 110 और यहाँ पर आता है 10 and 20। ये क्यों, यहाँ पर तो this है, यहाँ पर भी this, दोनों के साथ this है। तो दिस से मुराद होता है करंट ऑब्जेक्ट, और करंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो करंट ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ तक था करंट ऑब्जेक्ट A1, लेकिन जब यहाँ से कंट्रोल गया यहाँ तक obj के पास, तो अब जो करंट ऑब्जेक्ट आपका बना वो A1 नहीं रहा बल्कि obj बन गया। तो obj आपका करंट ऑब्जेक्ट है, और obj के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर होगी बात आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जो है अपने पास भी ज़रा सा नोट डाउन करके रखें, और इस किस्म की जो है वो चेंजेस करके देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है दिस का इम्पोर्टेंट रोल अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो चलें ये तो था आप लोगों का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम जाते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि दिस कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। तो दिस को हम एज एन आर्गुमेंट भी कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, ये देखें दिस टू पास एज आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। अब यहाँ पर आके देखते हैं हम, हाँ, इसके अंदर एक क्लास बनाई गई है बी के नाम से, और बी के अंदर देखें क्या हो रहा है कि दिस कीवर्ड फॉर दिस कीवर्ड 9 जो है ये आपके पास मेन क्लास है। इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो कि 10 के वैल्यू असाइन की जा रही है।
ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है डेटा के नाम से, और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब हमने क्या किया, एक चले मेन मेथड के अंदर पहले आते हैं। मेन मेथड जब आया, मेन मेथड है आपका, मेन मेथड के अंदर हमने लिखा दिस कीवर्ड 9 के नाम से एक क्लास है, तो इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए के नाम से। ए के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किस क्लास का, ये देखें दिस कीवर्ड 9 क्लास का। तो इसके अंदर एक डेटा मेंबर है जो कि डेटा के नाम से है, उसमें वैल्यू है 10, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है बी का, ये चीज, ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। बी का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर रिसीवर जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि दिस डॉट ओबीजे इज इक्वल टू ओबीजे, ओबीजे के अंदर जो भी चीज होगी वो इस ओबीजे को मिल जाएगी, ठीक है। ये दिस डॉट ओबीजे मतलब कि करंट ओबीजे जो आपके पास बना उसको वैल्यू जो है वो मिल रही है, मतलब कि आपके पास अगर डेटा की वैल्यू थी तो वो भी इसको असाइन हो रही है। अब देखें यहाँ पर कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या है, बी डॉट डिस्प्ले। बी डॉट डिस्प्ले जब करते हैं हम तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, और यहाँ पर है ओबीजे डॉट डेटा, ठीक है। तो अब ओबीजे डॉट डेटा के अंदर क्या चीज हमें प्रिंट होगी जी, डेटा को हमने क्या चीज असाइन की थी, ये देखिए सारे का सारा ओबीजे हम असाइन कर रहे हैं ओबीजे को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो जो डेटा के अंदर जो वैल्यू पहले इनिशियलाइज की गई थी 10, तो वो इसको असाइन हो जाएगी, और वही चीज यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रन करके देखें तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ज्यादा इन डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम दिस को एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए। जैसे कि देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए दिस को एज एन ऑब्जेक्ट भी पास किया जा रहा है। यहाँ तक भी अगर आप लोग समझ लें तो यहाँ भी आप लोगों के लिए काफी है, लेकिन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका 4 का पॉइंट है, क्योंकि हमने आगे जो काम करना है वो 4 का ही है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ दिस कैन दैट कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट, वो ये है कि इन इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग के अंदर हमने बहुत ज्यादा इसको काम में लाना है, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग का जहाँ पे काम होगा तो आप देखेंगे कि दिस को हम किस तरीके से यूज कर रहे होंगे। दिस को हम एज अ मेथड के अंदर, मेथड कॉलिंग के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप लोगों ने पॉइंट नंबर 4 तक, मतलब कि 1 से लेके 4 तक जितने भी हैं, ठीक है, 1 हो गया, चलें 2 को भी छोड़ दें, 1, 3 एंड 4, इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है क्लियर करना है। इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आपको अगर किसी पॉइंट पर भी समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें, वापस दोबारा से वीडियो देखें। मैंने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया है कि ये किस तरीके से जो है काम कर रहा है। एक एक लाइन का मैंने आप लोगों को बता दिया है, और खसूसी तौर पर जो है मैं जो कमेंट और अनकमेंट कर रहा होता हूँ उनको आप लोगों ने वैसे ही कमेंट अनकमेंट करके अपने पास रन करना है और समझने की कोशिश करनी है।
तो यहाँ तक आप लोग जो है इसके बाद जो दिस का एक और वर्किंग भी है 6, वो भी आप लोग छोड़ दें, उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये 3 पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये जो है वो लाजमी तौर पर क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये भी क्लियर हो जाए तो भी आप लोग जो है बड़ा इजी के साथ जो है जावा की डेवलपमेंट कर सकते हैं, या बड़ा मतलब है कि स्मूथली तौर पर दिस के कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं अभी दिस के कीवर्ड को। इसके बाद हमारे जो भी टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आपसे दोबारा ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोग लाजमी तौर पर प्रैक्टिकल करें अपने हाथ के साथ। जितने भी प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जब तक आप अपने हाथ के साथ इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी और काफ़ी डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ेगी। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।